नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप। मैं एडवोकेट अचिंत उपाध्याय आज आपके सामने फिर पेश हुआ हूँ और भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर। और मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतीय जो नागरिक है उनके नागरिकता संबंधी जो कानून है और सिटीज़नशिप कैसे ली जाती है और कैसे छोड़ी जाती है, उसका कैसे त्याग होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बताएंगे। सिटीज़नशिप से आगे जो आता है हमारा चैप्टर, वो मूल अधिकारों के लिए आता है। और मूल अधिकार ये समझ लीजिए किसी भी संविधान के लिए पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं और कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो चैप्टर 11 है, 11 के जो पार्ट 1 में मैंने आपको सिटीज़नशिप के बारे में बताया था। अब ये पार्ट 2 है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में मैं बताऊंगा। और आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ी सी आप वीडियो देखने का प्रयास करें जिससे आपको खुद इंटरेस्ट आने लग जाएगा और एग्ज़ाम में भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। इसकी रूपरेखा को मैं बताते हुए थोड़ा बताना चाहूँगा कि मूल अधिकार होते क्या हैं। जैसा कि मूल होता है जड़, जिसे कहते हैं जड़। अगर किसी पेड़ की जड़ ही खराब होगी, जड़ में अगर खाद पानी नहीं लगेगा तो निश्चित है वो पेड़ भी क्या है, फल फूल नहीं पाएगा। तो किसी भी वृक्ष को फल फूलने के लिए, अच्छा स्वस्थ रहने के लिए उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए उसे कहते मूल उसका अच्छा होना चाहिए, तो निश्चित है कि वो पेड़ वृक्ष काम करेगा। इन द सेम वे अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, तो एक प्रजातांत्रिक राज्य के लिए, प्रजातांत्रिक देश के लिए, पॉलिटी में अगर पढ़ेंगे तो राज्य भी बोल सकते हैं देश को। तो एक प्रजातांत्रिक राज्य के लिए मूल अधिकारों का होना अति आवश्यक है। लगभग पूरे विश्व के सभी देशों में आज मूल अधिकारों को प्रेफरेंस दिया गया है, मीन्स वरीयता दी गई है। और अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो इन्हें इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित व अलिखित संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। ये मूल अधिकार नागरिक को एक पॉजिटिव रूप में प्राप्त हैं। तो राज्य की सार्वभौम सत्ता पर जो अंकुश लगाया जा सकता है वो इन्हीं मूल अधिकारों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। मूल अधिकार का एक दृष्टांत यह भी है, राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिटीजन्स। प्रत्येक देश के संविधान में लगभग आप देख सकते हैं सभी ने इसको मान्यता दे दी है। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास मैं आपको बता दूं, ये मैंने इसमें डाल भी दिया है, ब्रिटेन में हुआ जब 1215 में सम्राट जॉन, ध्यान रखना है, सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम रखा गया था मैग्ना कार्टा, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। और तभी से ये मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों के लिए जाना जाता है और इसे भारत में संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो हम देख सकते हैं। और ये जो भारत में जो मूल अधिकार लिए गए, तो दोस्तों मैं बता दूं ये मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ये आपके लिए अति आवश्यक है। पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे मेरी पहली दूसरी, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये संविधान की शुरुआत मैंने बताई थी, एक संविधान जब बना था तो कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, ये मैंने आपको सारा मटेरियल दे दिया है। तो कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे, और ज़रा सी भी कोई बात है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें मूल अधिकार जो उस समय अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, ये सारा जो कुछ है मैंने आपको पिछली वीडियोस में, शुरुआत की वीडियोस में सारा कुछ बता दिया है। आप उन वीडियोस को जाके देखें और समझें। फिर भी कोई चीज़ आपकी समझ में अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। इन मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है, जो न्यायोचित तथा न्यायालय में वाद योग्य है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया है क्यों कहा जाता है, जो कि बिल्कुल उचित भी है। ऐसा इसलिए है कि मौलिक अधिकारों के विचार की उत्पत्ति 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा से हुई थी, जो ब्रिटेन में सर जॉन नाम के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा उनसे ये हक मांगा गया था और इस पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया गया था। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो संविधान में से जो मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, अब वो मूल अधिकार नहीं रह गया, उसे और शक्तिशाली बना दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब कि ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया आपका, ना कि ये फंडामेंटल राइट। तो ज़्यादा और बल दे दिया गया इसे, और ज़्यादा इसे एनफोर्स करने में आसानी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नागरिकों के मूल अधिकार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 14 से लेकर 18 तक, जो समानता का अधिकार बताता है। विधि के समक्ष समानता, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता। लेकिन विधि के समक्ष समान संरक्षण, अगर संरक्षण की बात करें तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो समक्ष समानता ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, संरक्षण और समानता। तो यहाँ पर आ जाता है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष। इसमें बताया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, और राज्य को ये बाध्य भी किया जा सकता है, राज्य अपने जो भी उसका राज्य क्षेत्र है, किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर सिटीजन की बात नहीं कही है, एनी पर्सन, सभी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही बात बता दी गई है, समान संरक्षण और समक्ष समता। आगे आते हैं दोस्तों, इसमें आर्टिकल आ जाता है आपका ये 15। तो 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल जो 15 है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो धर्म से, मूल वंश से, जाति से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, कोई संस्था है, कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर सभी लोग जाते हैं, तो आपको भी नहीं रोका जा सकता है। मतलब वहाँ पर हर जाति का व्यक्ति जा सकता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 15 ने ये रास्ते खोल दिए सबके लिए कि कोई भी नागरिक, यहाँ पर हर किसी व्यक्ति के लिए और नागरिकों के लिए ध्यान देना है इस बात पर। यहाँ पर किसी पर्सन की बात नहीं कही है, यहाँ पर राज्य जो है नागरिकों की बात करता है, कोई भी उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, 14 जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए है,
चाहे वो देश के नागरिक है या नहीं। लेकिन जो 15 है वो केवल सिटीजन्स के लिए है और इस पर आपको बल देना है। आगे आता है इसमें जो 15, मैं आपको इसमें बता दूं 15 1 2 3 4 5 इस तरह से इसमें सब क्लॉज जोड़े गए हैं। अगर मैं कहता हूं यहाँ पर 15(4) के अकॉर्डिंग, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों जो सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे शिक्षा के आधार से और समाज के रूप से, तो उनको उत्थान करने के लिए राज्य विशेष उपबंध बनाएगा। ये 15(4) में कहा गया है, जो अति आवश्यक था और इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर अगर हम बात करें 15(3) की, इसमें राज्य को ये कहा गया है कि राज्य की जो स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध अगर राज्य बनाता है, उनको अलग से कोई सुविधा देता है, तो इसलिए राज्य को रोका नहीं जा सकता है। ये स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए वो बना सकता है। तो ये जो 15 है इसको आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं 16 में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। या पब्लिक कोई एम्प्लॉयमेंट है, आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंतर्गत आते हैं, तो सारे लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। एज के अंतर्गत आते हैं, उस कास्ट में जिसमें रिजर्वेशन मिल रहा है तो वहाँ पर छूट मिल जाएगी। तो सभी को वो अलग से क्या है प्रावधान किया गया है। यहाँ पर अवसर की क्या कहते हैं जो समानता दी गई है वो सभी के लिए दी गई है। तो इसमें ये बताया गया था 16(4) सब क्लॉज 4 में कि अगर राज्य चाहे तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, मतलब ओबीसी हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं ना बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम बीसी भी बोल देते हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उनके लिए वो रिजर्वेशन मतलब उनके फेवर में कोई चीज़ कर सकती है जिसे स्टॉप नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा, मतलब राज्य को रोका नहीं जाएगा। तो ये आर्टिकल 16(4) ये बताता है। और जो 16(4)(a) इसमें जोड़ा गया वो भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और उनके प्रतिनिधित्व को संभाले रखने के लिए, उनकी सेवाओं को प्रदान करने के लिए ये रिजर्वेशन की बात करता है, जो आपका आर्टिकल 16(4)(a) है। आगे आते हैं दोस्तों 17, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनटचेबिलिटी को यहाँ पर एबॉलिश कर दिया गया, मतलब कि अब जब से ये कानून लागू हो गया तब से कोई भी व्यक्ति किसी से छुआछूत के अकॉर्डिंग बैर नहीं मानेगा और इसका अंत कर दिया गया। आज हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, व्यक्ति के अंदर ये छुआछूत की भावना बिल्कुल ख़त्म सी हो गई और नई जनरेशन तो बिल्कुल त्याग चुकी है। तो यहाँ पर अंत कर दिया गया है और अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंडनीय होगा। ये एक्ट लाया गया था 1955 में, जब ये छुआछूत कानून बना, तो इसे बोलते हैं अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट 1955। तो ये लागू किया गया। नेक्स्ट आता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 जो बताता है वो उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। इसमें कह दिया गया है कि कोई भी ऐसा टाइटल है, मतलब राज्य, सेना या विद्या संबंधी जो भी है सम्मान है या कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यदि कोई भारत का या क्या कहते हैं नागरिक या किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करता है तो स्वीकार उसे नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को मतलब धारण करता है, तो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जब तक राष्ट्रपति ना कह दे, राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो
शौर्य अवार्ड दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म भूषण, तो वो उनके कार्य के लिए दिए जाते हैं। अगर देश के विकास, उन्नति या शौर्य के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो अवार्ड दिया जा सकता है, पुरस्कृत किया जा सकता है, लेकिन कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, उपाधि नहीं दी जाएगी। ये इस आर्टिकल में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल 19। ये बताता है स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तक मैंने आपको बताया समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेके ये 18 तक। अब स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बताया गया है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, इकट्ठे होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने या कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। अगर मैं वन बाय वन इसमें करके बताऊं तो ये कह सकते हैं इसमें कि कोई भी व्यक्ति वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे है, मतलब वो कहीं भी कुछ भी वाक स्वतंत्रता है, बोल सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के, हथियार बंद नहीं होना चाहिए। और कहीं वो अगर संगम करता है, संघ बनाता है तो बनाने का अधिकार है, लेकिन उसमें दंगा या विद्रोह नहीं होना चाहिए। भारत के कहीं भी वो आ जा सकता है, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, तो ये अधिकार दिया गया है। और किसी भी भाग में वो निवास कर सकता है, रह सकता है, और कोई भी अपना बिजनेस, प्रोफेशन, कोई व्यापार है, जीविका है, उपजीविका है, वो चला सकता है देश के किसी भी हिस्से में। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 19, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है इसमें 19 के बाद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। यहाँ पर प्रोटेक्शन किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, न ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसे कोई कार्य करने के समय जब वो कर रहा था अपराध के रूप में आरोपित न हो। मतलब कोई अपराधी है तो उससे सजा मिल सकती है, दोष सिद्ध होगा, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं करेगा, यहाँ पर बताता है। और किसी भी एक व्यक्ति को कोई एक अपराध उसने कर लिया है तो उसी अपराध के लिए दोबारा उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। एक अपराध कर दिया तो एक बार दोष सिद्ध हो गया या दोष मुक्त हो गया तो दोबारा उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और अभियुक्त को स्वयं के खिलाफ भी गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने विरुद्ध कुछ बात कहे। तो ये भी आर्टिकल 20 एक आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ आर्टिकल 20 जो है दोहरा जोखिम है, जिसे हम लैटिन भाषा में बोलते हैं डबल जियोपार्डी। मैंने क्या कहा, डबल जियोपार्डी। तो यहाँ पर डबल जियोपार्डी का भी सिद्धांत निकल के आता है आर्टिकल 22 में, जिसमें दोहरा जो जोखिम है कि आदमी एक बार किसी अपराध में फंस गया है और उसे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि हुई है तो दोबारा उसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है उसी मामले में। तो ये दोहरे संकट से बचाव करता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं दोस्तों, इसमें आर्टिकल 21 इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि एक अलग से वीडियो बड़ी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और काफ़ी सारे इसमें केसेस भी निकले हैं, जिसमें बहुत सारे डिसीजंस भी आए हैं, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डिसीज़न इसको देने से नहीं चूकता है, और वो भी अभी भी इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन पर नहीं पहुंच पाए हैं
कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल हैं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में जो हमारी जीविकोपार्जन है, व्यापार चलाने का, पूजा करने का, या कहते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने का, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा। जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने अपराध किया है तो सज़ा मिलेगी, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें अगर आप मुझसे कहेंगे दोस्तों तो मैं एक इसमें आर्टिकल 21 पे ये पूरी वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताइए किस किस पर आप वीडियो चाहते हैं। आर्टिकल 19 पर भी क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 21 पर भी बनता है। अगर आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं तो मुझे बल मिलेगा कि हाँ, मेरे भाई बंधु छोटे बड़े सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं 21A, जो मैंने इसमें नहीं लिख पाया हूँ, मिस प्रिंट हो गया है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर बताने देना चाहता हूँ कि शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A बताता है शिक्षा के अधिकार को जो जोड़ा गया था 86 जो 86वां अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग इसे जोड़ा गया था सन 2002 में। तो ध्यान रखना है, जो शिक्षा का अधिकार है उसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया और इसमें यह कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु, ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालिकों को निशुल्क और अनिवार्य, ध्यान रखना है निशुल्क और अनिवार्य मतलब फ्री एंड कंपलसरी जो शिक्षा है उसको देने की व्यवस्था करेगा। किसी प्रकार की रीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करे वो सारी चीज़ें वो कर सकता है। तो राज्य यहाँ पर एक बहुत बड़ी पावर में आ जाता है, तो वो निशुल्क शिक्षा देगा। ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की। तो इसे आप लिख भी सकते हैं कहीं कॉपी पर। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो निश्चित है कि आप वाकई पढ़ाई कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूशन जब तक आपको नहीं पढ़ा सकता है, जब तक आप तैयार नहीं हैं, खुद आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, जब आप ही तैयार नहीं हैं तो कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। तो आप थोड़ा सा बस मेरा अपने आप को एक भाई बंधु मानकर इस काम को ज़रूर करिए, मन स्थिति बनाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो भी ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना, मतलब उसको जो गिरफ्तार किया गया है उसको बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस कारण किया गया है, और अगर नहीं बताता है तो उसे गिरफ्तार या निरोध में नहीं रखा जाएगा, अरेस्ट या डिटेंशन नहीं किया जाएगा। और वो अपने रुचि के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी एडवोकेट को बुला सकता है और उससे परामर्श ले सकता है। ये उसका मूल अधिकार है, इसको उसको निकाला नहीं जा सकता है। और यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरोध कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के अधीन, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाएगा। 24 में कोई ऐसा टाइम है जो आने या जाने में, ट्रैवलिंग में 24 के हो सकते हैं, 28 घंटे हो जाएं, कभी 30 घंटे हो जाएं, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन पुलिस उसका जवाब देगी कोर्ट में कि देरी क्यों हुई। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों
22 में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, ये अगर मूल अधिकार इसमें से हटा दिए जाएं तो संविधान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मूल अधिकारों का होना अति आवश्यक है। कुछ इसमें परिवर्तन समय समय पर तो हो सकता है, लेकिन मूल अधिकारों को बिल्कुल जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों, यहाँ पर नागरिकों के मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक बताया गया है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 23 से इसमें मानव के दुर्व्यापार या बलात् श्रम का प्रतिषेध, दुर्व्यापार, जो दुर्व्यापार किया जाता है, जैसे उनके साथ लेबरी करवाई जाती है या उनको क्या कहते हैं ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, तो यहाँ पर कहा गया है कि मानव का जो नेचर है उससे नीचे स्तर होकर अगर आप काम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मानवता के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं। मानव का दुर्व्यापार या बेगार करवा रहे हैं तथा इसी प्रकार अन्य कोई बलात् श्रम करवा रहे हैं, जबरन काम करवा रहे हैं। बदुआ मजदूरी पहले चला करती थी तो वो खत्म की गई, और अगर वैसा कोई करवाता है तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर अनुच्छेद 24 जो बताता है बालकों को कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, रोक लगाता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में या कहीं ऐसी जो जोखिम भरे स्थान हैं वहाँ पर अगर उनको नियोजित किया जाएगा तो ये दंडनीय होगा, क्योंकि यह चीज़ उनके जो बाल्यपन है उसको संकट में डालने वाली होगी। अगर देश की न्यू जनरेशन, आने वाली पीढ़ी अगर मजदूरी करके अपने शरीर को गला लेगी तो उस देश का भविष्य निश्चित है गड्ढे की तरफ बढ़ता जाएगा और वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो देश को उन्नति और तरक्की करने के लिए उसके आने वाली भावी पीढ़ी को, उन बच्चों को शक्तिशाली, पढ़ा लिखा, मजबूत बनना ही होगा। इसलिए इसमें ये दोनों अनुच्छेदों को जोड़ा गया जो अति महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों, इसमें बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसमें ध्यान रखना है 25 से 28 तक है। अंतःकरण, अंतःकरण कहते हैं आपको, अगर मैं इसमें कहूँ इंग्लिश में वर्ड बोलूँ तो अंतःकरण का मतलब होता है कंसाइंस, विवेक, विश्वास की जो धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से बिना रोक टोक के किसी धर्म को मान सकता है और उसको फॉलो कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये आर्टिकल 25 कहता है। और आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जो मैनेजमेंट वहाँ का है उसके अकॉर्डिंग उसको चलाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाती है वहाँ की, चाहे वो कहते हैं रामायण पढ़ना हो, गीता पढ़ना हो, उर्दू या कुरान या हिंदी या कोई अंग्रेज़ी भाषा या कोई भी और चीज़ है, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञान के रूप में लेने के लिए अगर वो कराई जाती है तो इसमें कोई भी अपराध नहीं है, बशर्ते वो देश के विरुद्ध ना हो, देश की जो गतिविधियां हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर विपरीत प्रभाव न डालता हो। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
तो जो आर्टिकल 27 है वो ये बताता है कि करों के बारे में, मतलब इसमें स्वतंत्रता दी गई है टैक्सेस के बारे में, कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए, मतलब कोई धर्म है उसको बढ़ाना है तो यहाँ पर आप उस चीज़ में पैसे दे सकते हैं, कुछ भी आप फंडिंग कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 27 कहता है। तो आज आप देख लें, मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ता है, मस्जिदों में क्रिश्चियंस जितने भी हैं सारे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये चढ़ावा जो है इस आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग ही हमें दिया गया है। और यहाँ पर 28 जो सेक्शन 28 है वो कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थानों में कोई मान लो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, अलग से पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, लैटिन भाषा पढ़ाई जा रही है, उर्दू पढ़ाई जा रही है, फ्रेंच जापानीज़ पढ़ाई जा रही है, या धार्मिक उपासना पूजा पाठ कराई जा रही है, तो वहाँ पर भी करने की स्वतंत्रता है। या कोई और धर्म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, उसको थोड़ा सा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, तो ये सारी चीज़ों की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ले सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक बताए गए हैं। 29 में कहा गया है किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा रखने, भाषा या लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए ये आर्टिकल जोड़ा गया। जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो जीव्स हुए, चाहे वो जैनी हुए, चाहे वो मुस्लिम हुए, तो जो अल्पसंख्यक होते हैं यहाँ पर उनके लिए अपनी भाषा को, अपनी जो लिपि है, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर, इन तीनों को वो सुरक्षित रख सकते हैं। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल इस कारण नहीं रोका जाएगा कि वो इस धर्म का है, इस जाति का है, इस मूल वंश का है, ऐसी भाषा बोलता है, तो इसलिए उसको वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल ये जो है 29 कहता है। अब आता है आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यहाँ पर बताया गया है, ये भी अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का बताता है, जिसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर ये कहता है धर्म या भाषा पर आधारित सभी, मैं फिर से बोल देता हूँ, जो धर्म या भाषा पर आधारित जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं अपनी रुचि के अकॉर्डिंग शिक्षा संस्थानों में स्थापना कर सकते हैं। मतलब शिक्षा संस्थानों की वो स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता दी गई है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसको और उन्नतशाली बनाने के लिए। ये आर्टिकल 30 है और 29 और 30 दोनों ही अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर ये आपको वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अगर आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वाकई अच्छी लगी है तो इस पर आप अपना कमेंट ज़रूर दें। मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप अपना कमेंट करें और अपना सजेशन भी दें कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, या मुझे कोई आप सुझाव देना चाहते हैं मेरी वीडियोस में तो आप मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।